आदाब अर्ज़ है क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करेंगे उन दहशतगर्दों के खौफनाक चेहरों को जिनकी वहशियाना करतूतों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर साजिशों के जाल बुनते हैं और देते हैं खतरनाक वारदातों को अंजाम। तो चलिए ऐसे चेहरों से उठाते हैं नकाब और करते हैं इनको बेनकाब। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ के उस शहर की जहां एक गली किसी के लिए बदनामी का घर है तो किसी के लिए अय्याश गाह। आप भी जिस्म फरोशी के इस रंगीन बाजार को अपनी आंखों से देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर कानून के रखवालों की नाक के नीचे कैसे सजता है जिस्म फरोशी का बाजार। उस शहर में अजीब सी रंगत है, उस शहर में अजीब सा दर्द सिसक रहा है, उस शहर में अजीब सी महफिल सजी है। अजीब व गरीब शहर में एक बदनाम बाजार। अजीबो गरीब शहर में एक बदनाम बाजार। अजीबो गरीब किस्से हैं उस रंगीन शहर के, किसी के लिए जन्नत है वो शहर तो किसी के लिए बदनामी भर है। अजीब सी पहेली है उस शहर को कहने वाले पाप का घड़ा कहते हैं और चाहने वाले जन्नत। उस शहर में कोई खासी चकाचौंध नहीं है, लेकिन ऐसी अजीब सी महफिल उस शहर की हर गली हर चौक चौराहे पर सजती है कि एक बार जो वहां आ गया फिर हमेशा हमेशा के लिए उसी महफिल का होकर रह गया। वैसे हर सुबह रोटी रोजगार की तलाश में वो शहर निकल पड़ता। कुली और राजमिस्त्री उस बाजार में काम की तलाश में किस्मत से माथा मारते हैं। दिन भर काम की तलाश रहती है, लेकिन उस बाजार में कुछ ऐसा है जो लोग खुद खींचे चले आते हैं। वहाँ की हर रंगत एक अजीब सा माया जाल है, उपवास है। ये कहानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर की है। इस शहर का एक बाजार बदनाम गलियों वाला है। सुबह से लेकर शाम तक शहर की कई सड़कों पर यूं ही जिस्मों का बाजार खुलेआम लगता है। खरीदार खुलेआम मिलते हैं, हुस्न सरेआम बिकता है। बिलासपुर के बृहस्पतिवार में बेशर्मी की ये महफिलें खुलेआम लगती हैं। बदनामी के इस बाजार से शहर के इज्जतदार लोग बेतहाशा परेशान हैं। परेशानी इस हद तक है कि अच्छे घरों की खातून घर से बाजार कभी नहीं जाती, ना सब्जी खरीदने ना ही दूसरा कोई सामान खरीदने के लिए। वजह कई हैं। दर्द की एक वजह वहाँ के बाशिंदों से हुई है। बेशर्म बाजार पर अभी सरकार की आंखें खुलना बाकी है। हस्ताक्षर अभियान चला है और दिए भी एसपी वगैरह को, लेकिन कार्यवाही अभी तक कुछ भी नहीं हुई थी। कल कुछ कार्यवाही हुई ऐसा दिख रहा है, देखो आगे क्या होता है। इस शहर का दर्द बेजा नहीं है। बृहस्पति बाजार में खुलेआम जिस्म फरोशी का कारोबार चलता है। यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं, कानून का कोई खौफ नहीं है। यही वजह है कि शहर के कई नुक्कड़ चौराहे ऐसी ही औरतों से भरे मिल जाएंगे जहाँ वो सरेआम अपने जिस्म का सौदा करती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सबके सामने ये गंदा धंधा चल रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं है। ये लोग सब बाहर गांव से आई हुई महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां भी आजकल आने लग गई हैं। अपने अपने बच्चों को लेके आती हैं और यहाँ पे छोड़ छोड़ के और उन लड़कों के साथ चल देती हैं। इससे माहौल बहुत गंदा हो रहा है इस एरिया का। कई बार तो शहर के बीचों बीच जिस्म फरोशी का कारोबार होते देखा जाता है। ये तस्वीरें हम आपको साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना बता दें कि जिस कानून की आंखों पर पट्टी पड़ी है उसकी आंखें खोलने के लिए ये धुंधली तस्वीरें काफी हैं।
सरेआम जिस्म फरोशी का कारोबार जी मीडिया के कैमरे में कैद है। 18 साल की लड़की हो या फिर अधेड़ उम्र की औरत, यहाँ खुलेआम जिस्मों का सौदा होता है। लेकिन पुलिस की दलील सुनिए, जिसके शहर में बेशर्मी का ये बाजार खुलेआम चल रहा है, वो अभी पड़ताल के पेच में फंसी है। इस प्रकार से कहीं अगर सूचना है कि वो देह व्यापार जैसे अवैध कार्यों में लिप्त हैं, तो पुलिस इस पर शीघ्र कठोर कार्रवाई करेगी। और वहाँ पे जो लोग रिहायशी लोग हैं, जिनको अगर इस प्रकार से समस्या है, क्योंकि थानों में इस प्रकार से कोई डायरेक्ट रूप से कोई भी अभी तक कंप्लेंट नहीं आई है, और जैसे अभी हमने संज्ञान में लिया, इस चीज़ को जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी। अजीब है पुलिस का दस्तूर, सरेआम जिस्म फरोशी का बाजार सजा है और पुलिस तहकीकात के बाद एक्शन की बात करती है। देख लीजिए सीएम साहब, आपके सूबे का ये शहर बेतहाशा बदनामी को झेल रहा है। सड़कों पर जिस्म का बाजार चलता है, वो भी खुलेआम बिना रोक टोक। आपकी पुलिस में भला कहाँ ताकत जो इसे रोक सके। बिलासपुर से जी मीडिया के लिए शैलेंद्र की रिपोर्ट। कहने को तो वो गांव का प्रधान था, अपनी जान की हिफाजत के लिए 2-2 गनर साथ लेकर चलता था, लेकिन मौत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने उसकी गाड़ी पर जब गोलियां दागना शुरू की, तो बीजेपी के उस नेता समेत एक के बाद एक कई लाशें गिर गईं। इस खूनी खेल में राह चलती एक नाबालिग लड़की भी बेमौत मारी गई। तस्वीर बीजेपी के नेता प्रधान शिव कुमार यादव की है। 16 नवंबर 2017 शिव कुमार, उनके ड्राइवर रईस पाल, प्राइवेट गनर बलीनाथ और 13 साल की एक लड़की के लिए आखिरी दिन साबित हुआ। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में मुकामी नेता और तिगरी गांव के प्रधान शिव कुमार यादव, उनके ड्राइवर और गनर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, तो एक गनर जख्मी हो गया। इस गोलीबारी के दौरान राह चलती एक नाबालिग लड़की की कार के नीचे आने से मौत हो गई। सर यादव हैं, वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे और वो मोटरसाइकिल से 4 बदमाश थे, उन लोगों ने इसमें फायरिंग की, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। पूरे मामले पर गौर करें तो बीजेपी लीडर शिव कुमार यादव अपने 2 गनर और ड्राइवर के साथ गाजियाबाद लौट रहे थे। तभी नोएडा के बिसरा गांव में 2 बाइक सवार 4 बदमाशों ने उनकी एसयूवी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस बदमाश आधा किलोमीटर तक फायरिंग करते रहे। कि इसी दौरान कार चला रहे ड्राइवर रईस पाल को गोली लग गई। फिर क्या था, कार डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद तो बदमाशों ने शिव कुमार को और उनके दोनों गनर्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जब ये शिव कुमार जी अपने स्कूल से निकलकर अपने घर की तरफ निकल रहे थे, मतलब गाजियाबाद की तरफ, तो वहीं पर तिगड़ी गोल चक्कर के पास इन पर ये अटैक हुआ है। अभी तक ये है कि क्योंकि परिवार वाले भी थोड़ा सदमे में हैं, तो अभी उनसे खुलकर बात नहीं हो पाई है। इसी दौरान रास्ते पर जा रही एक नाबालिग लड़की भी गाड़ी की चपेट में आकर जख्मी हो गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उधर वारदात के बाद शिव कुमार, उनके गनर बलीनाथ और ड्राइवर रईस पाल को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी को मुर्दा करार दे दिया गया। तो दूसरे गनर को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया। फैमिली ने पर्सनली किसी को नेम नहीं किया है या किसी का कोई ऐसा पॉलिटिकल एंगल तो उन्होंने बताया भी नहीं है। कुछ हाँ पर्सनल रंजिश की बात एक बार आई थी। सो फार अभी हम सीसीटीवी फुटेज और जो आई विटनेस स्टेटमेंट्स है उनके बेसिस पर हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद मुल्जिम खास तौर से प्रधान शिव कुमार की मौत हो जाने की तस्दीक कर लेना चाहते थे। इसके लिए वो मौके पर ही रुके रहे, लेकिन जब वहां मौजूद लोगों को मुल्जिमों पर शक हुआ तो वो मौके से भाग गए। कितने लोग थे गाड़ी में सवार? गाड़ी में 3 बताते हैं। 3 थे। कैसे थे जो बदमाश थे? कैसे आए थे? पता नहीं भाई, भाग गए। मोटरसाइकिल बताते हैं। वारदात के बाद नोएडा और गाजियाबाद में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। शिव कुमार यादव समेत सभी मरने वालों के घरों में मातम पसर गया। वारदात के अगले दिन
17 नवंबर 2017 की सुबह घर वालों ने शिव कुमार और उनके गनर बलीनाथ की डेड बॉडी नोएडा के सेक्टर 71 पर रखकर जाम लगा दिया। घर वाले मुलजिमों की शिनाख्त कर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। उधर बीजेपी कारकुनान पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसने नोएडा पुलिस के होश उड़ा दिए। पुलिस के आला अफसरों ने मौके पर पहुंचकर मुलजिमों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का यकीन दिलाया, जिसके बाद जाम खुल सका। पुलिस शिव कुमार यादव के कत्ल के पीछे आपसी रंजिश मान रही है। गैंगवार के चलते कई साल पहले शिव कुमार के वालिद राजवीर और चाचा का भी कत्ल हो चुका है। शिव कुमार भी कत्ल के इल्जाम में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ गाजियाबाद के विजयनगर में कत्ल का मामला दर्ज हुआ था। 2 महीने पहले ही वो जेल से जमानत पर छूट कर आया था। पुरानी रंजिश के चलते अब तक 4 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा ड्राइवर, गनर और 13 साल की नाबालिग भी बेमौत मारे गए। देखा जाए तो यूपी में पिछले कुछ दिनों से क्रिमिनल्स पर लगाम लगाने के लिए लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। बावजूद इसके वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके चलते लोगों में गुस्सा फूटता जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। नोएडा से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रूबरू कराएंगे मिलिटेंसी के रास्ते से वापस लौटे फुटबॉलर माजिद खान से, साथ ही पुलिस को रिश्वत के जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले बदमाशों से। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। जम्मू कश्मीर का एक फुटबॉलर जिसने खेलते खेलते मिलिटेंसी का रास्ता अख्तियार कर लिया, इस बात की खबर ने उसके अजीजों अकारिबों के पैरों तले की जमीन खिसका दी। लेकिन 9 दिन बाद ही वो मिलिटेंसी के रास्ते से वापस आ गया। उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। फुटबॉलर माजिद खान क्यों बना मिलिटेंट और कैसे लौटा मिलिटेंसी के रास्ते से, तफसील से बताएंगे। उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। एक मां का होनहार इकलौता बेटा दहशतगर्दाना तंजीम में शामिल हो गया। इस मां को जब मालूम हुआ तो उसके होश उड़ गए। बाप का कलेजा मुंह को आ गया। दोस्तों, रिश्तेदारों और जानकारों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। ये बेटा कोई और नहीं, अनंतनाग का रहने वाला 20 साल का माजिद खान है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का फुटबॉल खिलाड़ी रह चुका है। मां ने रो रो कर बेटे से वापस आने की मिन्नतें की, उसे अपनी ममता का वास्ता दिया। वापस आने के लिए रोती बिलखती मां की मिन्नतों का ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए माजिद खान तक पहुंच गया। तो दोस्तों और साथी खिलाड़ियों ने भी सोशल मीडिया के जरिए माजिद खान को वापस लाने की मुहिम छेड़ दी। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी दहशतगर्दाना ग्रुप में शामिल हो चुके नौजवानों को सरेंडर करने पर हर जरूरी मदद करने का ऐलान किया। सभी की कोशिशें रंग लाई। मां को रोता बिलखता देख माजिद खान का दिल पसीजा। बाप को आए माइनर हार्ट अटैक की खबर ने माजिद को झकझोर दिया। 9 दिन पहले लश्कर तैयबा के दहशतगर्दाना ग्रुप में शामिल हुआ AK-47 थामने वाला माजिद खान अब समझ गया, मिलिटेंटी के रास्ते को गलत चुन लिया। वो वापस लौट आया। उसकी इस हिम्मत और सूझबूझ ने दहशतगर्दाना ग्रुप लश्कर तैयबा की डर्टी सोच को तमाचा दे मारा। तो माजिद के घर में खुशी लौट आई। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों में भी खुशी का ठिकाना नहीं है। अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट लेवल का फुटबॉलर दहशतगर्दाना ग्रुप में कैसे शामिल हुआ, उसे वापस लाने में सोशल मीडिया पर वीडियो और कैसे कैसे मैसेज वायरल किए गए। होनहार फुटबॉलर माजिद खान के मिलिटेंसी का रास्ता चुनने के बारे में कैसे मालूम हुआ, बताएंगे तफसील से। आप बने रहिए जी सलाम के साथ, देखते रहिए बेनकाब। कश्मीर में दहशतगर्दों के नापाक मंसूबे एक मां के आंसुओं से हार गए।
अनंतनाग का 20 साल का फुटबॉलर माजिद खान मिलिटेंसी का रास्ता छोड़कर वापस घर लौट आया। वो मिलिटेंट क्यों बना और कैसे वापस लौटा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अनंतनाग के इस घर में कल तक मातम पसरा हुआ था। आज उस घर के लोग सुकून की सांस ले रहे हैं। हो भी क्यों ना, 20 साल का उनका इकलौता बेटा मिलिटेंसी का रास्ता छोड़कर घर वापस जो आ गया है। आर्मी के आला अफसरान के बीच मीडिया के सामने लाया गया फुटबॉलर माजिद खान ही है। ये वही माजिद खान है जिसकी AK-47 थामे एक फोटो 10 नवंबर 2017 को सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अनंतनाग जिले का एक होनहार फुटबॉलर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ गया है। इस बात के खुलासे से सनसनी फैल गई थी तो माजिद के मिलिटेंट बनने की खबर से मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बेटे के मिलिटेंट बनने की खबर सुनकर वालिद को हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन 9 दिन में ही माजिद को समझ आ गया कि मिलिटेंसी का रास्ता तबाही के सिवाय कुछ भी नहीं है। मगर का सहारा बड़ो बोस कुन लेचु बस बाकी बगैर सहारा का। माजिद ने गुज़िश्ता जुमे को यानी 10 नवंबर को AK-47 के साथ फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उसने लिखा था कि सितारों की तरफ क्या देखना जब मैं सबसे बड़ा सितारा हूं। इसके बाद ही सबको इस बात का इल्म हुआ था कि नौजवान फुटबॉलर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ गया है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उभरता हुआ एक होनहार फुटबॉलर लश्कर-ए-तैयबा में शामिल कैसे हो गया? तो आपको बता दें, अनंतनाग के सरकारी बॉयज डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा माजिद सादिकाबाद का रहने वाला है। 9वीं क्लास में माजिद अनंतनाग के क्रिकेट और फुटबॉल क्लब का हिस्सा बन गया था। उसके दोस्त यावर नासिर ने जुलाई 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन दहशतगर्दाना तंजीम ज्वाइन की थी, जिससे जुड़ने के महज 15 दिन के अंदर ही 3 अगस्त को नासिर सिक्योरिटी फोर्स के साथ हुए एनकाउंटर में मारा गया था। बताया जा रहा है कि माजिद अपने दोस्त यावर के जनाजे में शामिल हुआ था और वहीं से उसका दिमाग फिरा और वो लश्कर-ए-तैयबा दहशतगर्दाना तंजीम में शामिल हो गया। फुटबॉल के मैदान पर मजीद का फुटवर्क देखने लायक होता है। उसके हाथ AK-47 के ट्रिगर पर पहुंचने से पहले ही उसका मिलिटेंसी का रास्ता छोड़ना ये बताता है कि कश्मीर में सुरक्षा बलों की नई रणनीति काम करने लगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 16 नवंबर को ही इस बात का ऐलान किया था कि जो भी मिलिटेंट सरेंडर करना चाहेंगे उन पर गोली नहीं चलाई जाएगी, उन्हें मारा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी चीज जो आपने ट्वीट में देखी होगी, जो उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली घर वाले उनके होते हैं जो सफर करते हैं, एंड देयर इज नो डिनाइंग टू द फैक्ट। सो अगेन टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, आई रिएटरेट द अपील टू ऑल द लोकल यूथ्स कि वापस आ जाएं, अपने घर में इज्जत से रहें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपना जो कारोबार है वो करें और पीस कायम करें। उसके दोस्तों ने फेसबुक पर लिखा कि आज मैंने तुम्हारी माँ और अब्बू को देखा, वो बुरी तरह से टूट चुके हैं, प्लीज लौट आओ, इस तरह अपने माँ बाप को मत छोड़ो, प्लीज वापस आ जाओ, तुम अपने माँ बाप की इकलौती उम्मीद हो, वो तुमसे बिछड़ना नहीं सह पाएंगे। जब मैंने उन्हें देखा तब वो रो रहे थे, प्लीज माजिद उनके लिए लौट आओ, हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। आतंक के खिलाफ घाटी के कुछ इलाकों में ऑपरेशन कुंड 14 नवंबर से शुरू किया गया था। ज्वाइंट टीम के अलग अलग इलाकों में 6 मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद हुई कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मिलिटेंट को भी मार गिराया था। इसी ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया गया। ये सरेंडर उसके माँ बाप की अपील और पुलिस की तरफ से ये कहना कि जो सरेंडर करेंगे हम उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करेंगे, उनकी देखरेख करेंगे, ये उसी का नतीजा है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी नौजवान घाटी के अंदर गुमराह हो चुके हैं। माजिद के सरेंडर करने के बाद फोर्स के GOC मेजर
जनरल BS राजू ने कहा कि एक बेहद हिम्मत भरा फैसला है। उन्होंने माजिद को इसके लिए मुबारकबाद दी और हर मदद का भरोसा भी दिलाया। In our opinion, Majid Khan had strayed from the beaten path for a little while and on his own decided to come back, having realized the folly of the path that he had taken, and for that he definitely deserves compliments. And having facilitated his return, we also want to assure that there will be no charges pressed on him, and that he will be able to get back to normal life very soon. And I also want to assure that we sitting here would like to provide him all opportunities to return to the mainstream, both to pursue his career as well as his sporting talent. माजिद ने घर लौटकर कश्मीर के उन सभी नौजवानों को ये सबक भी दिया है कि जन्नत में कोहराम मचाने वाले कश्मीर का भला नहीं, वादी की तबाही चाहते हैं। और इस तबाही से खुद को अलग कर माजिद ने फुटबॉल को बंदूक से ऊपर रखा है। उसने तबाही का दामन छोड़कर अमन की राह पकड़ ली है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे उन शातिर बदमाशों की जो रिश्वतखोर पुलिस वालों से ब्लैकमेल करते थे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। बात उन शातिर बदमाशों की जिनके निशाने पर होते हैं रिश्वतखोर पुलिस वाले। ये शातिर बदमाश पहले तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अहलकारों को रिश्वत के जाल में फंसाते थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूलते थे। पुलिस अहलकारों से पैसे वसूलने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल करते थे पकड़े गए बदमाश, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पुलिस को डराने वाला हेलमेट, दिल्ली पुलिस से वसूली करने वाला हेलमेट। जुर्म की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली के प्रीत विहार थाने के पुलिस स्टेशन में रखा यह हेलमेट और इन दो शख्स की दिल्ली पुलिस को लंबे अरसे से तलाश थी। इस हेलमेट के जरिए दिल्ली पुलिस के अहलकारों से ये शातिर दिमाग बदमाश 50 से 60 लाख रुपए की उगाही कर चुके हैं। आपने सही सुना, पुलिस वालों से 50 से 60 लाख रुपए की उगाही। अमूमन बदमाश पुलिस से दूर भागते हैं, लेकिन ये दोनों शातिर पुलिस वालों को ही जाल में फंसाकर उनसे वसूली करते थे। कैसे, ये सुनिए। ये आप दो शख्स को देख सकते हैं, एक का नाम रंजीत था और एक शाहरुख है। ये दोनों पिछले 1 साल से दिल्ली पुलिस के नाक में दम कर रखा था और जबरन दिल्ली पुलिस से वसूली करता था। इसका मोडस ये होता था कि ये निश्चित पॉइंट पर पहुंचता था और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता था ताकि ट्रैफिक पुलिस वाले इसे पकड़े और इसका चालान कर सके। जब इसकी चालान की बारी आती थी तो ये पुलिस वाले से पैसे की डील करता था कि वो पैसे ले ले और चालान नहीं काटे। यानी वसूली का तरीका ये था कि पहले जानबूझकर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते थे, फिर पुलिस वालों को रिश्वत की पेशकश करते थे। जो ट्रैफिक पुलिस वाला रिश्वत लेने से इनकार कर दे तो चालान कटवा लेते थे और जो रिश्वत के लिए हाँ कर देता उसका रिश्वत लेने का वीडियो हेलमेट के स्पाइक कैमरे से रिकॉर्ड कर लिया जाता था। फिर वीडियो को बाकायदा एडिट किया जाता था और पुलिस वाले को ये कहकर डराया जाता था कि ये वीडियो आपके अधिकारी को दिखाया जाएगा, जिससे रिश्वत लेने वाले पुलिस वाले की नौकरी जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने इस गैंग से 1 हेलमेट, 2 स्पाई कैमरे,
बड़ी तादाद में बटन कैमरे और कुछ विजिटिंग कार्ड्स बरामद किए हैं। पुलिस को अब गैंग के बाकी मेंबर्स की तलाश है। रिश्वत देने और लेने वाले दोनों गुनाहगार होते हैं। ये बदमाश अगर पुलिस वालों को रिश्वत के जाल में फंसाते थे तो रिश्वत लेने वाले पुलिस वाले भी मुलजिम हैं। उम्मीद यही है कि स्पाई कैम्प में रिश्वत लेते हुए जो पुलिस अहलकार पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो बेनकाब में आज बस इतना ही। कुछ और गुनाहगार चेहरों को बेनकाब करने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।